प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ आर्ट्स की क्लासेस। आप लोगों की बहुत मांग थी, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए जो आर्ट्स की क्लास लाया हूँ, ऐसी क्लास लाया हूँ जिसमें कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जैसा कि आपने देखा है पिछले गत वर्षों में मैंने जो पढ़ाया है वो 100% आया है और रिजल्ट भी हमारा टॉपर रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों आर्ट्स की क्लासेस लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को सभी विषय पढ़ाऊँगा। राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सभी विषय आज विषय में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। जय माँ भारती। आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राजनीति विज्ञान का पहला भाग राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसी प्रकार से मैं रोज प्रतिदिन आप लोगों के लिए लाऊंगा प्रश्न आंसर, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बेहतर कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ 12th हुआ, अन्य विषय हुए, अन्य 12th हुआ, इसके अलावा अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वहाँ भी आप लोगों को ये प्रश्न बहुत काम में आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज लाया हूँ आपके सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं उन्हें देखते हैं आप, तो वाकई में आप लोगों के काम आएंगे, समझेंगे आप लोग। पहला प्रश्न होता है, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के समय भारत के में प्रमुख रूप से किन दो बातों पर सहमति थी। मतलब आज़ादी के समय मुख्य रूप से वो कौन सी बातें थी जिस समय कि पूरे देश में, है ना, सहमति थी। तो पूरे देश के अंदर दो बातों पर सहमति थी। देश में लोकतंत्र की स्थापना हो और सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो। इन दो बातों पर पूर्ण रूप से सहमति थी। नंबर 2, आज़ादी के बाद भारत को प्रमुख रूप से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, है ना। तो इन प्रश्नों के दो उत्तर हैं, आप लोग लिख सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, लोकतंत्र की स्थापना और समानता की स्थापना, इनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। नेहरू सोवियत संघ राष्ट्र की नियोजित विकास की पद्धति से प्रभावित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ राष्ट्र में जो नियोजित विकास की पद्धति थी उससे प्रभावित थे। उसी के आधार पर हमारे यहाँ पर, है ना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मतलब नियोजन करके कि भाई किस प्रकार से नियोजन करके, मैं इनको बाद में समझाऊंगा। एक एक प्रश्न आपको बोल रहा हूँ ताकि आप लिख लें, फिर एक एक प्रश्नों को मैं समझाऊंगा। आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी, तो राष्ट्र निर्माण की थी। टेस्टी विद डेस्टिनी क्या था, टेस्टी विद डेस्टिनी क्या था, तो संविधान सभा के विशेष सत्र में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या टेस्टी विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया था। ब्रिटेन से आयातित, अगला प्रश्न लिखिए आप लोग, ब्रिटेन से आयातित संसदीय लोकतंत्र और नौकरशाही का ढांचा जनमानस की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। अगला प्रश्न लिखिएगा, सन 1909 का अधिनियम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर था। अगला प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न नंबर 8वां, लखनऊ समझौता सन 1916 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न लिखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न लिखिएगा, पार्सिवल स्पीयर के अनुसार यदि भारत विभाजन नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम भारत में दंगे होते रहते। अगला प्रश्न लिखिएगा, शरणार्थी समस्या से भारत के मुस्लिम और सिख समुदाय अधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न लिखिएगा आप लोग, सिख शरणार्थियों ने अधिकांशतः तराई क्षेत्र में तथा राजस्थान व मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आकर बसे थे। शरणार्थियों ने जनसंख्या की दृष्टि से शहरी व तराई क्षेत्रों का संतुलन बिगाड़ दिया था। लेडी माउंटबेटन ने स्वयं शरणार्थी शिविर में पुनर्वास के कार्यों का स्वयं निरीक्षण किया था। राष्ट्रीयता में जब राजनीतिक एकता और संप्रभुता के भाव मिल जाते हैं तो राष्ट्रीय राज्य इकाई का जन्म होता है। मुस्लिम अभिजात वर्ग ने सरकार की जमींदारी उन्मूलन नीति का विरोध किया था। भारत विभाजन के पश्चात हुए
सांप्रदायिक दंगों ने शरणार्थी समस्या को जन्म दिया था? अगला प्रश्न लिखिएगा, 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने सायंकालीन प्रार्थना के समय महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चलाई थी, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न लिखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, राज्य पुनर्गठन की नियुक्ति 29 दिसंबर 1953 में हुई थी। मध्य प्रदेश का निर्माण आप जैसे जानते ही हैं आप कब हुआ था? 1956 में। महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ था? 1960 में। नागालैंड कब बना था? 1963 में। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है ना 1966 में। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 1972 में। गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000 में। तेलंगाना 2014 में। अगला प्रश्न बनता है आपका, दर आयोग की अनुशंसाएं लिखिए। तो राज्यों की सीमाओं को इस तरह तय करना कि भाषाई और संस्कृति बहुलता की झलक मिले, राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहे। केंद्र शासित राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। प्रश्न आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो 1875 से 1950। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विलीनीकरण में भूमिका निभाई थी। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखिएगा, पोट्टी श्री रामालू 1901 से 1952 तक तो मध्य प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर पोट्टी श्री रामालू 19 अक्टूबर 1952 में अमरण अनशन प्रारंभ किया। 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। सन 1952 आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बना था। अब इन प्रश्नों को मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। जो मेरा विचार है कि आप लोगों ने मेरा मानना है कि आप लोगों ने इन प्रश्नों को आराम से लिख लेंगे, जानेंगे। अब एक एक प्रश्नों को आप समझिए, जान तो आप लोगों को एक भी प्रश्न 12th आर्ट्स में, एमपी बोर्ड के 12th आर्ट्स में जब आप 2026-27 का एग्ज़ाम देंगे तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ। मैं ऐसे ही प्रश्न लेके आऊँगा जो कि आपको कंपटीशन में भी काम आएंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम एमपी बोर्ड में भी नहीं छूटेंगे। चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आप समझिएगा कुछ प्रश्न जो है आपके ये 1 नंबर वाले थे, ओटी थे, 2 नंबर वाले भी बनते हैं। इसके अलावा ये आप लोगों के रिक्त स्थान सत्य भी बनते हैं। इनको समझेंगे आप तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। और ये पूरे पाठ का सारांश है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये मेरे नोट्स हैं, साहू सर के नोट्स है ना। इन नोट्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे 2 नंबर मैं आप लोगों को नीचे बॉक्स में लिख दूंगा, तो वहाँ से आप 2 नंबर लेकर ये नोट्स मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे। मैं अधिकतर आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ। ऑफलाइन क्लास भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के समय भारत के सामने कौन सी 2 चुनौतियाँ थी? चैप्टर का नाम ही आपका क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र मतलब देश, निर्माण मतलब फिर से देश को बनाना। हमारा देश वैसे तो बना हुआ था, लेकिन 1947 के बाद अंग्रेजों ने हमारे देश को आज़ाद कर दिया था। तो उस समय देश के सामने 2 चुनौतियाँ थी राष्ट्र निर्माण की। आज़ादी के समय भारत के प्रमुख रूप से निम्न 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एक था राष्ट्र निर्माण की चुनौती और दूसरा था लोकतंत्र की स्थापना करना और तीसरा था समानता की स्थापना करना। ये 3 चुनौतियां हमारे देश के सामने थी। पहली बात करते हैं हम राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण मतलब हमारा देश उस समय देखा जाए तो 300 लगभग 600 छोटी बड़ी देशी रियासतों में बटा हुआ था और हमारा देश देखा जाए तो 2 भागों में बटा हुआ था, अंग्रेजों का भारत और भारतीयों का भारत। हमारे देश का एकीकरण करना था, तो ये था राष्ट्र निर्माण। दूसरा था आप लोगों को लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में क्या लेके आना? लोकतंत्र लेके आना। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता का शासन। लोकतंत्र की स्थापना क्यों करना था? क्योंकि हमारे देश में इसके पहले हमारे देश के अंदर राजाओं का राज था और अंग्रेजों का शासन था।
हम नहीं चाहते थे कि फिर से इसी प्रकार की कोई शासन व्यवस्था आए। हम चाहते थे कि शासन व्यवस्था जनता के हाथ में हो, लोकतंत्र की स्थापना हो। लोकतंत्र जिसमें मुख्य रूप से शक्ति जनता के पास हो, जनता के पास हो, जनता के हाथों में हो सकती इस समय। इस मुख्य रूप से यह कारण था लोकतंत्र की स्थापना करना, है ना, समानता की स्थापना करना, और समान सबको, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई अधिकारी ना कुछ, सबको समान मानना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। जातिगत व्यवस्थाओं से दूर हटना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये समानता के भाव थे उस समय। सभी को समान समझना, न किसी को छोटा न किसी को बड़ा। तो ये थे आपके स्वतंत्रता के समय प्रमुख चुनौतियाँ। और स्वतंत्रता के जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था, दूसरा प्रश्न है, अब जब स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के समय भारत में प्रमुख रूप से किन दो बातों पर सहमति थी? तो एक सहमति थी देश में लोकतंत्र की स्थापना करना, और दूसरी प्रमुख थी सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो। आपको दो लिखना है, दो पूछा जाएगा आपको 2 नंबर में। तो क्या लिखना है आपको? या आज़ादी के समय भारत के प्रमुख 2 बातों पर सहमति थी, सब सहमत थे। नंबर 1, देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, देश में क्या हो, प्रजातंत्र आए। पूरा अधिकतर बहुमत इसी के बात पर था कि देश में लोकतंत्र आए। दूसरा, सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो। जो सरकार का स्वरूप हो वो लोक कल्याण, लोक कल्याण मतलब लोक मतलब जनता, कल्याण मतलब विकास, तो जनता का विकास हो। सरकार का स्वरूप कैसा हो? लोक कल्याणकारी हो। तो ये 2 बातें मुख्य रूप से थी, है ना। तीसरा प्रश्न था आपका, नेहरू सोवियत संघ राष्ट्र की नियोजित विकास की पद्धति से प्रभावित थे। नियोजित क्या होता है बेटा? तो नियोजित का होता है नियोजन, है ना। किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसकी योजना बनाना नियोजन कहलाता है। तो नियोजन मतलब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सोवियत संघ गए तो उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ वर्षों को नियोजन बनाकर विकास किया जाए। 5 साल, 7 साल, 10 साल को नियोजित बना करके भाई 10 साल में उनको ये लक्ष्य प्राप्त करना है, उस प्रकार से वो पद्धतियाँ, इस प्रकार से विकास की नीतियाँ बनाया करते थे। तो उससे प्रभावित हुए। इसी कारण हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का, है ना, समावेश किया गया था। 5 साल की योजनाएं बनती, जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में। आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी? ये प्रश्न लिखवाया था मैंने बता ही दिया आपको। राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, क्योंकि हमारा देश उस समय छोटी बड़ी 600 देशी रियासतों में बटा हुआ था। हम उनको एक करना था, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आप जानते ही हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसको हम आगे समझेंगे और जानेंगे। अगला है टेस्टी विद डेस्टिनी क्या था? टेस्टी विद डेस्टिनी अधिकतर बार ये प्रश्न पूछा गया 2000 ना, अधिकतर प्रश्न पूछा गया आप लोगों का 2027 में इसकी आने की भी संभावना है। टेस्टी विद डेस्टिनी, और त्रैमासिक अर्धवार्षिक इनमें भी पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। संविधान सभा के विशेष सत्र में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या टेस्टी विद डेस्टिनी के नाम से एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, ये आज़ादी की जो दुल्हन, आज़ादी जो प्राप्त हुई है, ये हमें एक दुल्हन के समान है, ये भाग्य वधू के समान है। इस दुल्हन को हमें बड़े सहेजता से रखना है, इसके नखरे भी सहने हैं, इसको संभाल के भी रखना है, क्योंकि ये भाग्य से मिली है हमको। इसको आज़ादी की दुल्हन को हमको बनाए रखना है, आगे बढ़ाए रखना है। तो ये था हमारा टेस्टी विद डेस्टिनी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना भाषण दिया था। अगला प्रश्न बनता है, ब्रिटेन से आयातित, आपको लिखवाया था मैंने, ब्रिटेन से आयातित संसदीय लोकतंत्र और नौकरशाही का ढांचा जनमानस की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। हमने ब्रिटेन से संसदीय ढांचा हमारे देश में ले तो लिया, लेकिन ये सही तरीके से हमारे देश में फिट नहीं हो पाया है। संसदीय मतलब जानते ही हैं आप, संसद का निर्माण, है ना। संसद, हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये संसद था हमारा। अगला आता है सन 1909 का अधिनियम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1909 का अधिनियम मुख्य रूप से जो अंग्रेजों ने पास किया था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब भाई इसमें निश्चित किया गया था कि कितने पद मुसलमानों को दिए जाएंगे, कितने पद हिंदुओं को जाएंगे, धर्म के आधार पर इसको बांटा गया था। जो मुसलमानों के लिए था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया गया था, जो एक नुकसानदायक था हमारे देश के लिए। आज पाकिस्तान का निर्माण देखा जाए तो इन चीज़ों के कारण हुआ है। अगला आता है लखनऊ समझौता, सन 1916 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य में हुआ था।
मुस्लिम लीग, कांग्रेस। कांग्रेस क्या है? एक पार्टी। जैसे भी आज आप देखते हैं बीजेपी, कांग्रेस, है ना, जनता दल, जनता पार्टी, इसके अलावा आप देखते हैं आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य पार्टियां, सपा, है ना, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां हैं। इसी प्रकार से उस देश हमारे जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय दो प्रकार की पार्टियां बनी थी, है ना, अनेक पार्टियां बनी, लेकिन दो प्रकार की पार्टी शुरुआत में बनी। सबसे पहली पार्टी बनी थी आपकी कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। उसको विस्तार से समझेंगे हम, उसको विस्तार से समझेंगे और जानेंगे हम, ठीक है ना। तो मैंने बताया आप लोगों को, लखनऊ समझौता 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी, ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस में उस समय सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे, कांग्रेस का मतलब ये था। और मुस्लिम लीग में विशेष तौर पर मुस्लिम लोग शामिल हुए थे, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना मैंने बताया था, समझाया था पहले पिछले चैप्टर में, आगे समझाऊंगा आपको। हमारा देश मुख्य रूप से, है ना, दो विचारधाराओं का पालन कर रहा था मुसलमानों में। एक तो थे राष्ट्रवादी और एक थे सांप्रदायिकवादी। राष्ट्रवादी जो चाहते थे कि वो देश में रहे, देश से बाहर न जाए, और सांप्रदायिकवादी चाहते थे कि उन्हें अलग देश दिया जाए, अलग राष्ट्र दिया जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, दो राष्ट्र सिद्धांत का लेके आए थे। उन्होंने कहा था जहाँ पर हिंदुओं की अधिक संख्या है उसे हिंदुस्तान बना दिया जाए, जहाँ पर मुसलमानों की अधिक संख्या है उसे मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। यह था द्विराष्ट्र सिद्धांत, कि जहाँ पर, है ना, हिंदुओं की संख्या अधिक है। धर्म के आधार पर आप कई प्रश्न याद बढ़ा तो क्या लिखेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए जा सकते हैं या दो भागों में बांटा जा सकता है। जहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक है उसे हिंदुस्तान, और जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक है उसे पाकिस्तान बना दिया जाए। इसे बोला गया था द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो धर्म के आधार पर था। मोहम्मद अली जिन्ना लेके आए थे, है ना। उनका मानना था कि भाई वे अलग कौम के हैं, अलग जाति के हैं, वो इनके साथ रहना नहीं चाहते। अगला आता है पारसीवाल स्पीयर के अनुसार यदि भारत विभाजन नहीं हुआ होता तो हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते। पारसीवाल स्पीयर जो अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो गया, अगर नहीं होता तो हमेशा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते। शरणार्थी समस्या से भारत के मुस्लिम और सिख समुदाय अधिक प्रभावित हुए थे। शरणार्थी समस्या से भारत के मुस्लिम और सिख समुदाय दो अधिक प्रभावित हुए थे। मुस्लिम और सिख बात करें हम लोग, मुस्लिमों को तो केवल, है ना, भारत से कम गए थे, वो पाकिस्तान गए थे, और सिखों को पाकिस्तान से भारत आना था। मुस्लिमों के लिए तो एक राष्ट्र था, लेकिन सिखों के लिए कोई राष्ट्र नहीं था। सिख शरणार्थियों ने अधिकांश तराई क्षेत्र तथा, है ना, राजस्थान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आकर बसे थे। सिख शरणार्थी, है ना, अपन बात करते हैं सिख लोगों की, तो शरणार्थी का बसे थे तराई क्षेत्र में, जहाँ पर कि पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं, और वहाँ पर आश्रित आके बसे थे। इसके अलावा वो राजस्थान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आकर बसे थे। शरणार्थियों ने जनसंख्या की दृष्टि से शहरी व तराई क्षेत्रों का संतुलन बिगाड़ दिया था। शहरी व तराई क्षेत्रों का क्या करते, संतुलन इन्होंने बिगाड़ दिया था। मुस्लिम अभिजात वर्ग ने सरकार की जमींदार उन्मूलन नीति का विरोध किया था। मुस्लिम अभिजात मतलब मुसलमान जो अधिकतर थे, बड़े पैसे वाले थे, बड़े पैसे वाले जमींदार थे, उन्होंने, है ना, जमींदारी उन्मूलन नीति, जमींदारी को समाप्त किया जाए, उस नीति का विरोध किया था। भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों में शरणार्थी समस्या को जन्म दिया था। जब भारत में विभाजन हुआ तो सांप्रदायिक दंगे हुए। सांप्रदायिक दंगे मीन्स हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में लड़ने लगे, है ना, हिंदू मुस्लिम, जिससे कि शरणार्थी समस्या का जन्म लिया। भारत से पाकिस्तान लोग गए और पाकिस्तान से भारत लोग आए थे। 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने, है ना, संध्याकालीन प्रार्थना के समय महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चलाई थी और तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न आएगा, नाथूराम गोडसे ने, महात्मा गांधी पर गोली किसने चलाई थी? नाथूराम गोडसे ने। कब चलाई थी, है ना, तो 30 जनवरी 1948 को, संध्याकालीन मतलब शाम के समय।
महात्मा गांधी पर कितनी गोली चलाई थी? 3 गोलियां। उनके अंतिम शब्द क्या थे? लिखें आप लोग। उनके अंतिम शब्द थे हे राम। किनके? महात्मा गांधी के। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 दिसंबर 1953 में की गई थी। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ? मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था 1956 में। हम लोग मनाते हैं 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश डे मनाते हैं हम लोग, याद है कि नहीं आप लोगों को, है ना। महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था? 1960 में। अब बताइएगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है और गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है। और मेरे बारे में जरूर लिखिएगा कैसा लगा वीडियो आपको। लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा इसको। नागालैंड कब बना? 1963 में। पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1966 में। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 1972। गोवा 1972 बना था। गोवा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश कब बने? 1967 में। उत्तराखंड छत्तीसगढ़ झारखंड का निर्माण कब हुआ था? सन 2000 में। बात करें हम तेलंगाना कब बना? 2014 में। दर आयोग की अनुशंसाएं क्या है? तो दर आयोग की अनुशंसाएं हैं राज्य की सीमाओं को इस तरह तय करना कि भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता झलक मिले। मतलब इस प्रकार से बनाना कि भाषाई झलक मिले, मतलब देश के बीच में किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो। देश मतलब राज्य के अंदर किसी प्रकार की सांप्रदायिकता की भावना ना बने, न धर्म की भाषा के तरफ भावना बने, इस प्रकार का देश बनाना था। राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहे, ये बात भी कही थी उन्होंने। ये 2 अनुशंसाएं हैं, पूछा जाएगा आपसे दर आयोग की 2 अनुशंसाएं क्या हैं? तो पहले लिखेंगे राज्य की सीमाओं को इस तरह बनाया जाए कि भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले। दूसरा, राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहे। केंद्र शासित राज्यों के नाम पूछता है कई बार आपसे, तो कौन कौन से लिखेंगे आप? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। प्रश्न आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो आप लिखेंगे 1875 में। मृत्यु कब हुई? 1950 में। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और, है ना, और भारत के विलीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, जो हम विस्तार समझेंगे आगे। पोट्टी श्री रामालू कौन थे? प्रश्न बनेगा आपका। तो जन्म हुआ था 1901 में, मृत्यु हुई थी 1952 में। श्री पोट्टी रामालू ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने को लेकर मांग को लेकर, है ना, 19 अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन किया था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि निर्माण ना हो जाए। किसका? आंध्र प्रदेश का। 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु भी हो गई। कुछ समय पश्चात 1952 में आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य का निर्माण हुआ था। तो ये बेटा आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने लिखवाए आपको, समझाया आपको। आपको एक ऐसा वीडियो लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, है ना। मेरा मोबाइल नंबर चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको नीचे बॉक्स में लिखाऊंगा इसको। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि मैं पुनः आप लोगों के लिए इस प्रकार की क्लास लाता रहूं। मैं अगले उसमें क्लास में आप लोगों को इसके विस्तार से क्वेश्चन समझाऊंगा। और निरंतर अगली क्लास कौन सी लेके आनी है, कौन से विषय के लेके आनी है, इसके लिए आप कमेंट्स करें। मैं सभी विषय आर्ट्स के आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लिखाने समझाया करूंगा, है ना। जय हिंद, जय माँ भारती। लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं आपका साहू सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।